इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक वेपर साइकिल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं और कहाँ इनका यूज़ किया जा सकता है और इसके क्या आउटपुट हो सकते हैं, इनकी डिफरेंट कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं और टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हो सकती है। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक साइकिल्स की डेफिनेशन के साथ। सो थर्मोडायनेमिक वेपर पावर साइकिल की डेफिनेशन के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेपर पावर साइकिल की बात की जाए तो हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल्स जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ वर्किंग फ्लूइड होता है। तो वैसे ही यहाँ पर हम जो इस थर्मोडायनेमिक वेपर साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड कंसिडर करते हैं वो होता है वेपर। अब ये मोस्टली जो वेपर्स है वो आप डिफरेंट टाइप्स की वेपर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो वेपर यूज़ की जाती है स्टीम होती है। बिकॉज स्टीम जो होता है दैट इज द वेपर ऑफ द वाटर एंड इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। तो वो अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये फ्री ही पड़ता है क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी कम आती है। सो स्टीम पावर प्लांट में या जो वेपर पावर साइकिल पावर प्लांट होता है उसमें हम जो वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं वो वेपर होता है। और मोस्टली जो वेपर यूज़ की जाती है वो वाटर वेपर्स होती है, दैट इज स्टीम। स्टीम का यूज़ किया जा सकता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ऐसे थर्मल पावर प्लांट जिसमें वर्किंग फ्लूइड जो होता है वो स्टीम होता है और स्टीम का को एज ए वर्किंग फ्लूइड अगर हम यूज़ करते हैं तो इन पावर प्लांट को हम वेपर पावर प्लांट बोलते हैं या स्टीम पावर प्लांट बोलते हैं। So if we define the thermodynamic cycle, so thermodynamic vapor cycle, we can define it as the thermodynamic cycle using vapor as a working fluids are known as vapor power cycle. And as we know that most commonly used vapor is steam. So these power plants are also known as steam power plant. So if we talk about the necessity of that vapor power cycle, so अगर necessity की बात करें या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस मोस्टली कई सारे इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में हम स्टडी करते हैं एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से हम वहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। एंड विद द ग्रोइंग सिविलाइजेशन एंड हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ, जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ रहे हैं, लोग जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वांटिटीज बढ़ती जा रही है। तो इस कारण से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो भी बढ़ता जा रहा है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इज द जनरेशन ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर। तो जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होते जा रहा है और हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स की भी कई सारी क्वांटिटीज बढ़ती जा रही, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन होता है ये मोस्टली जो परफॉर्म किया जाता है वो वेपर पावर साइकिल्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है या स्टीम पावर प्लांट्स के थ्रू हम इसमें जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर कंपोनेंट की बात करें किसी भी स्टीम पावर प्लांट का आप लेआउट देखेंगे, वैसे तो स्टीम पावर प्लांट में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप इतने सारे कंपोनेंट्स की बात नहीं भी करते हैं तो बेसिक जो 4 कंपोनेंट है वो उसका आइडिया आपको होना चाहिए किसी भी स्टीम पावर प्लांट को समझने के लिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो आपको यहाँ दिख रहा है बॉयलर होता है, और हमें पता है बॉयलर एक डिवाइस है जो कि वेपर फॉर्मेशन का काम करता है। वेपर फॉर्मेशन एट अ वेरी हाई प्रेशर, बॉयलर के अंदर काफ़ी हाई प्रेशर पर वेपर फॉर्मेशन होता है। और जब जो वाटर के लिए, अगर यहाँ बॉयलर के लिए आप इनपुट की बात करें तो बॉयलर को इनपुट जो चाहिए होता है वो होता है फीड वाटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम आप और थोड़ा सा डिटेल में जाए तो बॉयलर में आप हीट सप्लाई करते हैं, आप वहाँ पर कोल को बर्न करते हैं। अगर कोल फायर्ड बॉयलर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके अलावा डीजल फायर्ड बॉयलर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप शुगर केन बगास से बॉयलर का भी यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट के थ्रू आप यहाँ पर हीट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बॉयलर के नीचे की तरफ अगर मैं इसको ऐसा थोड़ा सा साइड में बना के दिखाऊं तो मान लीजिए अगर ये आपका बॉयलर शेल है, ये बॉयलर ड्रम है,
तो इसके नीचे की तरफ यहाँ पर फर्नेस होगा कुछ इस टाइप से। तो उस फर्नेस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपका ड्रम है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल ड्रम बॉयलर कंसिडर कर रहा हूँ। इस टाइप से ड्रम है, मान लीजिए इसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है। इस वाटर के थ्रू आपको स्टीम जनरेट करना है, तो आपको उसको हीट देना पड़ेगा। हीट देने के लिए आप क्या करेंगे, फर्नेस के अंदर कोल को बर्न कराते हैं। तो फर्नेस के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोल को बर्न करना पड़ेगा। आप यहाँ पर कोल रख देंगे और कोल की बर्निंग करेंगे। हम आगे इस चैप्टर में और भी इस कई सारी मेथड देखेंगे कोल बर्निंग की। कोल जब बर्न होगा तो उससे जो हीट लिबरेट होगी, वो हीट जो है वो सप्लाई की जाती है बॉयलर शेल को। और बॉयलर शेल में जो वाटर है वो वाटर वेपर, दैट मीन्स स्टीम में कन्वर्ट होता है, और उस स्टीम को हम आगे के यूज के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो अगर इनपुट की बात करें तो बॉयलर को आपने इनपुट क्या दिया है, बॉयलर को आपने इनपुट के फॉर्म में दिया है वाटर, आपने इनपुट के फॉर्म में दिया है एयर, और इनपुट के फॉर्म में आप इसको सप्लाई करते हैं कोल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर तीन टाइप के इनपुट सप्लाई कर रहे हैं। देयर आर 3 डिफरेंट इनपुट्स व्हिच वी आर गोइंग टू सप्लाई टू द बॉयलर, दैट इज फीड वाटर। फीड वाटर कम्स फ्रॉम द फीड पंप के थ्रू हम सप्लाई करते हैं। अनदर इनपुट इज कोल, एंड फॉर प्रॉपर बर्निंग ऑफ द कोल देयर शुड बी proper requirement or adequate quantity of air, so air will also be supplied. So inputs to the boilers are air, water and coal. What we get is the output of the boiler. बॉयलर का आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, बॉयलर का आउटपुट में आपको मिलती है स्टीम। और ये जो भी आपको मोटिव फोर्स मिलेगा, वो फोर्स आपको मिलता है स्टीम के थ्रू। तो अगर हम प्रोसेस वाइज देखें तो फर्स्ट प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम दी फीड पंप। फीड पंप एक डिवाइस होता है जो कि जो वाटर आप फीड वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसके प्रेशर को राइज करता है, बॉयलर प्रेशर लेवल तक ले जाता है, और वाटर को बॉयलर या बॉयलर शेल तक सप्लाई करने का काम करता है। ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। इसको ऑपरेट कराने के लिए आपको कुछ वर्क सप्लाई करना पड़ता है। जो भी वर्क आप यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं उस वर्क को हम बोलते हैं पंप वर्क। तो स्पीड पंप को ऑपरेट कराने के लिए, इसको रन कराने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है। वो जो भी एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं पंप वर्क। इसके बाद जो भी फीड वाटर होता है वो जाता है बॉयलर की तरफ, बॉयलर में जाएगा, और बॉयलर में का जो फंक्शन होता है वो स्टीम जनरेशन करने का काम करता है। यहाँ पर आपको एक चीज काफी ध्यान से समझ में आना चाहिए कि जो बॉयलर है उसमें जो प्रोसेस होती है, जब भी बॉयलर की बात करेंगे, बॉयलर के अंदर जो प्रोसेस कंसिडर की जाती है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, और साथ ही साथ में बॉयलर में जो स्टीम का कन्वर्जन होता है, वाटर से जो स्टीम कन्वर्ट होती है वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। दैट मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। तो बॉयलर की बात अगर आप करते हैं तो इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल बोथ द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इनसाइड द बॉयलर। अब जब बॉयलर से स्टीम जनरेट हो जाती है, so this steam may be in the form of wet steam, or it may be in the form of dry steam, or it may be सुपर हीटेड स्टीम। तो जो भी जिस टाइप की आप स्टीम जनरेट करना चाह रहे हो वो बॉयलर के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उस स्टीम को हम सप्लाई करते हैं स्टीम टरबाइन पे। सो स्टीम टरबाइन में जो स्टीम जा रही है वो वेट स्टीम भी हो सकती है, ड्राई स्टीम भी हो सकती है, सुपर हीटेड स्टीम भी हो सकती है। मोस्टली सुपर हीटेड स्टीम का ही यूज किया जाता है, क्योंकि सुपर हीटेड स्टीम का यूज अगर आप करते हैं तो वहाँ पर जो टरबाइन ब्लेड्स रहते हैं उस पर कोरोजन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके बाद आगे जब देखते हैं तो स्टीम टरबाइन होता है। स्टीम टरबाइन एक डिवाइस होता है जो कि स्टीम की प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में।
तो इस तरीके से स्टीम टरबाइन रोटेट होगी। हमारा मेन अल्टीमेट एम होता है किसी भी तरीके से स्टीम टरबाइन को रोटेट करा देना, क्योंकि अगर टरबाइन रोटेट हो जाएगी तो टरबाइन के साथ में जनरेटर लगा होता है। जनरेटर में दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, स्टेशनरी मैग्नेट एंड रोटेटिंग मैग्नेट। हमारा ये मकसद होता है, हम ये चाहते हैं कि जो रोटेटिंग मैग्नेट है वो किसी भी तरीके से रोटेट कर जाए। अगर वो रोटेट हो जाता है, वो अगर रोटेट हो जाता है, और एक अगर स्टेशनरी मैग्नेट रहता है, तो जब भी देयर व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ स्टेशनरी मैग्नेट एंड अ रोटेटिंग मैग्नेट, सो देयर ऑकर्स देयर जनरेट एन ईएमएफ जनरेट होता है, और एन एमएमएफ इज आल्सो जनरेट, और उसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती। तो जनरेटर का फंक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ये इलेक्ट्रिसिटी जो भी है आपके यूज के लिए आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। मेन मकसद हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही जनरेट करना था, लेकिन उसको रन कराने के लिए आपको टरबाइन को रोटेट कराना पड़ेगा। टरबाइन रोटेट होगी, जो भी मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज टरबाइन वर्क। टरबाइन में बात आपको जो ध्यान रखना है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। टरबाइन में जो प्रोसेस होती है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और उसी को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो जब भी आप एनालिसिस करेंगे टरबाइन का, तो आपको कंसिडरेशन ये लेना है कि यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है। अब इसके बाद जब स्टीम जो है एक्सपांड हो जाती है टरबाइन पे, टरबाइन को रोटेट करा देती है, टरबाइन को कुछ वर्क मिल जाता है, उसके बाद जो स्टीम है वो आगे की तरफ बढ़ती है, और वो आप दो तरीके से उसको करा सकते हैं। या तो आप उस एग्जॉस्ट, जो भी स्टीम एक्सपांड हो चुकी है उसको हम एग्जॉस्ट स्टीम बोलते हैं, वो एग्जॉस्ट स्टीम जो है आप सप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में भी फीड कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में सप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक और अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस वाटर को फिर से यूज कर ले, दैट मीन्स उस स्टीम को आप कंडेंस करा ले और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, और कुछ मेकअप वाटर उसमें ऐड करने के साथ आप उसको फिर से सप्लाई कर दे। इससे आपकी जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि नियरली अगर आप 50 टीपीएच स्टीम जनरेट करना चाह रहे हैं तो आपको 90 टीपीएच वाटर की जरूरत होती है। यहाँ टीपीएच का मतलब है टन्स पर आवर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको 50 टीपीएच दैट मीन्स 50 टन्स पर आवर स्टीम जनरेट करना है, तो आपको 90 टीपीएच ऑलमोस्ट डबल वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। और इतना सारा वाटर आप जनरली जो है स्टीम पावर प्लांट के आसपास पॉन्ड क्रिएट करके आप वहां से लेते हैं, तो इतना सारा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप डायरेक्टली इसको एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करते हैं तो आपकी वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। इसलिए आप क्या करेंगे कि आप इसको ले जाते हैं कंडेंसर में। तो कंडेंसर का जो फंक्शन होता है, द पर्पस ऑफ द कंडेंसर और द फंक्शन ऑफ द कंडेंसर is to condense the exhaust steam coming out from the turbine। अब इसमें एक और बात ध्यान रखना है, कंडेंसर में जब आप प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी फिर से सिमिलर प्रोसेस होती है। प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, और जो भी प्रेशर कंडेंसर का होता है उसको हम कंडेंसर प्रेशर बोलते हैं। इसी को हम बैक प्रेशर भी बोलते हैं। तो कंडेंसर प्रेशर या बैक प्रेशर जो होगा कंडेंसर में वो कांस्टेंट होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रोसेस होती है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आप यहाँ पर फेज चेंज का काम कर रहे हैं इस कंडेंसर में, जैसा कि बॉयलर में आप फेज चेंज का काम कर रहे थे, वाटर को जो है वाटर से दैट मीन्स लिक्विड से गैस फेज में लाने का काम कर रहे थे। अब यहाँ पर आप गैस को लिक्विड फेज में लाने का काम करेंगे, तो यहाँ पर फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस होगी और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी। उसके बाद जो भी स्टीम बनती है, अब यहाँ पर आपको अगर फेस चेंज कराना है, फेस चेंज कराना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है कूलिंग वाटर, जो कूलिंग टावर होता है, यहाँ मैं एक डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में इसको इसे थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर से आप क्या करेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे। तो ये जो कोल्ड वाटर है कूलिंग टावर से आ रहा है, कूलिंग टावर से कोल्ड वाटर आता है, और ये जो कोल्ड वाटर है ये कंडेंसर में सर्कुलेट होता है, ये स्टीम से हीट एब्जॉर्ब करता है और हॉट वाटर के फॉर्म में वापस कूलिंग वाटर पे सप्लाई कर दिया जाता है।
ये फिर से एक्सपांड होगा कूलिंग वाटर में और कोल्ड वाटर में कन्वर्ट होता है। कोल्ड वाटर में कन्वर्ट होने के बाद फिर से इस तरीके से यूज कर लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब फिर से आप फिर कहाँ पे पहुंच जाते हैं, फर्स्ट प्रोसेस में पहुंच जाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस 1 से लेके 2 तक वाली जो प्रोसेस है, फिर से इसमें आप जो भी फीड वाटर जिसको हम सॉरी जो भी कंडेंस्ड वाटर था जिसे हम कंडेंसेट बोलते हैं, इस कंडेंसेट के साथ कुछ एक्स्ट्रा वाटर मिला लिया जाता है। यहाँ इस डायग्राम में बनाया नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर कुछ वाटर ऐड किया जाता है, उस वाटर को हम बोलते हैं मेकअप वाटर। तो कुछ मेकअप वाटर जो है वो मेकअप वाटर इसमें ऐड कर दिया जाता है और साथ ही साथ जो कंडेंसेट आ रहा है, दोनों को मिलाकर हम फिर से सप्लाई करते हैं फीड पंप को और फीड पंप इसे सप्लाई करता है बॉयलर में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है स्टीम जनरेशन का काम बॉयलर में किस तरीके से किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन मैंने इस पूरे पावर प्लांट का आपको शॉर्ट में बताया है, आप डिटेल में इसको बुक से भी कंसिडर कर सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स की बात हो गई यहाँ पर। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आता है, दैट इज कार्नोट वेपर साइकिल। सो कार्नोट वेपर साइकिल जो है हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं इसे यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। धन्यवाद।